विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं कविता वे आँखें, और इसको लिखने वाले कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। इस कविता में भारतीय किसान के जीवन की समस्याओं को दर्शाया गया है और किसान पर पहले जमींदार और महाजन किस तरह के अत्याचार करते थे, किसान की कैसी स्थिति होती थी, उसी का वर्णन इस कविता में किया गया है। और इस कविता में बताया गया है कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी किसानों की स्थिति में कोई ख़ास बदलाव नहीं आया, उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है, सुमित्रा नंदन पंत जी ने किया है। चलिए देखते हैं अब कविता। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन भरा, दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। देखिए कविता है ये। इसमें कवि कहते हैं अंधकार की गुहा सरीखी। यहाँ पर उस किसान की आँखों का वर्णन किया जा रहा है। आँखें कैसी हैं? अंधकार की गुहा सरीखी। गुहा अर्थात गुफा, सरीखी माने समान, अंधकार की गुफा के समान। जो किसान की आँखें हैं अंधकार की से भरी हुई गुफा के समान हैं। जिस प्रकार गुफा, अंधेरी गुफा के अंदर प्रकाश की कोई किरण नहीं होती है, उसी प्रकार से किसान की आँखों में भी निराशा है। कोई प्रकाश की कोई किरण नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। प्रकाश मतलब कोई किसान की आँखों में सुख की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती, आँखों में निराशा भरी हुई है। तो आँखें हैं कैसी? अंधेरी गुफा के समान। तो यहाँ पर सरीखी अर्थात यहाँ पर जो है उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस लाइन में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। उन आँखों से डरता है मन। तो जो कवि है उसका मन डरता है किसान की इस तरह की आँखों से। जो कवि है उसका मन डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि किसान की आँखों में असीम दुख भरा हुआ है, निराशा है, इसलिए वह डरता है। भरा दूर तक उनमें दारुण। दारुण अर्थात घोर या कठोर। दारुण का अर्थ होता है घोर या कठोर। भरा दूर तक उनमें दारुण। जो किसान की आँखें हैं उसमें कठोरता है और गहराई है, दैन्य दुख का नीरव रोदन। और आँखों में क्या भरा हुआ है? दीनता। आँखों में उसकी दीनता दिखाई देती है, दुख है, और ऐसा लगता है उसकी आँखों को देख करके कि वह अब रोने वाला हो। नीरव रोदन, नीरव यानी कि जिसमें कोई स्वर ना हो, ऐसा रोना, जिसमें कोई स्वर ना हो। ठीक है, तो उसकी आँखों में ऐसा लगता है कि मतलब कि अंदर ही अंदर से रो रहा हो, इसकी आँखों में दुख भरा हो, और देख करके ऐसा उसकी दीनता का भाव प्रकट हो रहा हो, ऐसा हमें उसकी आँखों से देख करके प्रतीत होता है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह किसका। वह स्वाधीन किसान रहा। जो किसान था पहले अंग्रेज़ों के, हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, परतंत्र था, लेकिन जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो किसान भी स्वतंत्र हुआ, स्वाधीन हुआ। तो इसका किसान को बहुत खुशी हुई। वह स्वाधीन किसान रहा, मतलब हमारा जो किसान है वह स्वतंत्र हो गया, स्वाधीन हो गया। देश के स्वाधीन होने के साथ ही अभिमान भरा आँखों में इसका, और उसकी आँखों में इस बात का अभिमान साफ दिखाई देने लगा कि हाँ, मैं अब आज़ाद हूँ। आज़ादी की खुशी उसकी आँखों में साफ दिखाई देने लगी। लेकिन क्या हुआ? छोड़ उसे मझधार आज। मझधार मतलब बीच में। छोड़ उसे मझधार आज, मझधार अर्थात बीच में छोड़ करके, संसार कगार से दृश्य वह किसका। जो संसार है
संसार के किसान से अलग जो दूसरे लोग हैं, कह सकते हैं शासक वर्ग है जो दूसरा, शासक वर्ग में जैसे जमींदार है, महाजन है और सरकार है। तो जो शासक वर्ग है वह उससे मझधार किसान को उसकी हालत पर छोड़ करके, जैसे किसान की स्थिति थी उसको उसकी स्थिति पर ही छोड़ करके कगार मतलब किनारे की ओर वह खिसका चला गया। मतलब किसान को तो उसकी स्थिति पर ही छोड़ दिया और जो शासक वर्ग है, जमींदार, महाजन और सरकार, वह उसको उसी स्थिति पर छोड़ करके आगे बढ़ गए और किसान की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुआ। देश हमारा आज़ाद भले हो गया लेकिन किसान की स्थिति वैसी की वैसी ही रही। आगे है, लहलाते बे खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह अब उन जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तन तन से। लहलाते बे खेत द्रगों में, द्रगों अर्थात नेत्रों में, उसकी आँखों में, लहलाते बे खेत, जो उसके खेत थे हरे भरे, उसकी आँखों में लहलाते थे, मतलब वह अपने उन खेतों को याद करता था, हरे भरे खेतों को याद करता था, तो उसकी आंखों में उनका चित्र उभर आता था। हुआ बेदखल वह अब जिनसे, और उन खेतों से वह अब बेदखल कर दिया गया है, मतलब ज़मींदार ने उसे उसके खेत से निकाल दिया है, उसे उसके खेत से अलग कर दिया है। किन खेतों से? जिन खेतों का हरा भरा चित्र उसकी आंखों में लहलहाता था। उस मतलब कहने का यह है कि जिन हरे भरे खेतों को देखकर किसान खुश होता था, उसको उसके खेतों से अब बेदखल कर दिया गया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके तन तन से। देखिए तन तन से यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जहाँ पर एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, बार बार जब कोई शब्द आता है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश होता है। ठीक है, अनुप्रास नहीं, अनुप्रास तब होता है जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। यहाँ पर त्रन त्रन दो शब्द, एक ही शब्द है जो दोबारा आया है और इसका अर्थ एक ही है, अर्थ अलग नहीं है। जब अर्थ अलग होता है तो यमक अलंकार होता है। यहाँ पर अर्थ त्रन त्रन, इसका भी अर्थ तिनका है, इसका अर्थ भी तिनका है। ठीक है, दोनों जो त्रन है इनका अर्थ क्या है? तिनका, इसलिए यहाँ पर है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तन तन से, तो जो खेतों की हरियाली है उस हरियाली को देख करके उसका जो जीवन है वह हंसता था, यानी कि वह खुश होता था। किसको देख करके? हरे भरे खेतों को देख करके। जिन हरे भरे खेतों को देख करके वह खुश होता था, वह हरे भरे खेत अब उससे छीन लिए गए हैं, उसको उसके खेतों से निकाल दिया गया, खेतों से बेदखल कर दिया गया है। किसने? जमींदार ने। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। देखिए यहाँ पर आँखों का तारा मुहावरे का प्रयोग भी किया गया है। इस कविता में अलंकारों का प्रयोग भी है, मुहावरों का प्रयोग भी यहाँ पर किया गया है। और भाषा की बात करें तो भाषा कौन सी है? खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। तो हमें ये सारे बातें भी याद रखनी है, क्योंकि जब काव्य सौंदर्य लिखने के लिए आता है तो उसमें ये सब लिखना होता है। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो जब गया जवानी में ही मारा। देखिए उसका एक बेटा है, जवान बेटा है, जब उसके खेत छीने जाते हैं, उसके खेतों से उसे निकाला जाता है, तो किसान और उसका बेटा उसके मतलब ज़मींदार के जो व्यक्ति हैं, जो उसके भेजे हुए व्यक्ति हैं, वे आते हैं उसके खेतों से निकालने के लिए, तो वे उसका विरोध करते हैं। किसान का बेटा उसका विरोध करता है। तो क्या होता है? कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। कारकुनों मतलब जमींदार के जो भेजे हुए लोग हैं, ठीक है, तो उसकी लाठी से जो उसका जवान बेटा है वह मारा जाता है। मतलब जो जमींदार के व्यक्ति हैं, भेजे हुए लोग हैं, वह जमींदार के बेटे को मार देते हैं, जो उसकी आंखों का तारा है। आंखों में ही घूमा करता, और वह किसान अब अपने बेटे को ही याद करता रहता है। आंखों में ही घूमा करता मतलब याद करना।
वह अपने जवान बेटे को याद करता रहता है जो जवानी में ही मारा गया। और किन्होंने मारा? जमींदार के द्वारा भेजे हुए लोगों ने लाठी से पीट करके मार दिया। और क्यों मार दिया? क्योंकि उसने विरोध किया किस बात का? खेतों से निकाले जाने का, उसके खेत छीने जा रहे थे इसलिए। तो यहाँ पर देखिए किसान की क्या स्थिति है, उसके जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ दुख आते हैं, उनका वर्णन किया जा रहा है। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रह आँखों में चुभती भय कुरकुही बर्दों की जोड़ी। बिका दिया घर द्वार, जो घर द्वार है मतलब जो किसान का घर है वह भी बिक गया। अब बिक क्यों गया? जब किसान के खेत छीन लिए, अब खेती वह नहीं करता है, अपना जीवन यापन करने के लिए उसने महाजन से उधार ले लिया, कर्ज ले लिया, ब्याज पर कुछ रुपए ले लिए। अब वह उनको चुका नहीं पाया तो महाजन ने क्या किया, अपने पैसे अपने वसूल करने के लिए जो किसान का घर है उसको बेच दिया। और महाजन ने ब्याज की कोड़ी छोड़ी और ब्याज की का एक एक रुपया उसने वसूल कर लिया। रह रहे आँखों में चुभती भय कुरकुई बर्दों की जोड़ी। और क्या क्या महाजन ने किसान के साथ बर्दों कहते हैं बैल, बर्द कहते हैं बैल को, जो बैल की जोड़ी थी किसान की, कुर्क मतलब नीलाम, उसको भी नीलाम कर दिया। महाजन ने बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया। अब रह रहे आँखों में चुभती भय, अब जब भी किसान को अपने बैलों की याद आती है तो उसको वह दुख देती है, चुभती है, दुख का अनुभव देती है। जब उसे अपने बैलों की याद आती है तो किसान को दुख देती है उसकी उनकी याद। उजरी उसके सिवा किसे का पास दुहाने आने देती, आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। उजरी, देखिए यहाँ पर जो उजरी है, किसान के पास एक गाय थी, सफ़ेद गाय, ठीक है। तो जो सफ़ेद गाय थी, उजरी मतलब सफ़ेद, जो सफ़ेद गाय थी उसके सिवा किसी का पास दुहाने आने देती। जो उजरी गाय थी वह किसान के अलावा किसी को अपना दूध दूहने के लिए अपने पास नहीं आने देती थी। आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। अब जो किसान है उस गाय को याद करता है और आँखों में ही उसकी स्मृति घूमती रहती है, जिससे उसकी आँखों में उसका दुख, गाय के जाने का दुख, गाय के बिकने का दुख उसे साफ दिखाई देता है उसकी आंखों में। आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती, जो उसकी सुख की हरी भरी खेती थी, मतलब उसके जो जीवन के जो सुख थे जो सारे समाप्त हो गए हैं, उजड़ गए हैं, वे उसकी आंखों में साफ दिखाई देते हैं, उसकी आंखों में साफ स्पष्ट ही दिखाई देते हैं। किसान अब अपने बीते हुए दिनों को याद करता रहता है और दुखी रहता है। आगे है, बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आँखें भर आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। अब देखिए आगे किसान की स्थिति का वर्णन है, आगे क्या दुख आते हैं उसके जीवन में। बिना दवा दर्पण के घरनी, घरनी अर्थात पत्नी, घरवाली, घरनी का अर्थ होता है घरवाली, जो किसान की पत्नी थी। बिना दवा दर्पण के, जब उसके पास, किसान के पास दवाई के लिए, इलाज के लिए अपनी पत्नी के पैसे नहीं थे, बिना दवा दर्पण के, बिना दवाई इलाज के स्वर्ग चली, वह स्वर्ग को चली गई, मतलब कि मर गई। जो किसान की पत्नी थी वह मर गई। स्वर्ग चली आँखें आती भर, जब किसान अपनी स्वर्ग को चली गई, पत्नी को याद करता है तो उसकी आँखें भर आती हैं, मतलब आँखों में आंसू आ जाते हैं। देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। जब किसान की पत्नी मर जाती है तो जो उसकी बेटी थी जो दूध मुही थी, मतलब अभी दूध ही पीती थी अपनी माँ का, देख रेख के बिना 2 दिन बाद वह भी मर गई। जो किसान की बेटी थी 2 दिन बाद वह भी मर गई। ठीक। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन।
घर में विधवा रही पतोहू। अब देखिए, जो किसान का बेटा था वह मर गया, उसकी जो किसान की पत्नी थी वह भी मर गई, और उसकी एक छोटी बेटी थी दूध मुही, जो अभी दूध ही पीती थी, वह भी मर गई। ठीक है, अब कौन बचा घर में? किसान बचा, और जो उसकी बेटे की पत्नी थी वह बची। ठीक है, ये दोनों लोग बचे। घर में विधवा रही पतोहू, जो उसकी पतोहू अर्थात जो उसकी बेटे की पत्नी थी विधवा, वह घर में थी और लक्ष्मी थी, मतलब सभी गुणों से संपन्न थी, अच्छी थी। यद्यपि पति घातिन, लेकिन उस पर उसके पति के मारने का आरोप लगा दिया था जमींदार ने। पकड़ मंगवाया कोतवाल ने, और कोतवाल ने, जो थानेदार था, उसने उसको पकड़वा कर मंगवा लिया। सिपाहियों को भेज करके उसको पकड़वा कर थाने में बुलवा लिया। डूब कुएं में मरी एक दिन, और वह भी अपने इस कलंक को लेकर के अपने पति के मारने का उस पर आरोप लगाया था, उस कलंक को सहन नहीं कर पाई, और एक दिन डूब कुएं में मरी, एक दिन कुएं में गिर करके डूब करके मर गई। देखिए कितनी विकट समस्या, दुख किसान के जीवन में आए। अब देखिए घर में केवल किसान अकेला बचता है। खैर पैर की जूती जोरू न सही, एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। देखिए, खैर पैर की जूती जोरू, यहाँ पर उस समय की सामाजिक जो मतलब पति प्रधान जो समाज था, उस समाज की जो बुराई थी उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। जब समाज में लोग पत्नी को पैर की जूती के समान समझते थे, उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। खैर पैर की जूती जोरू, जोरू अर्थात पत्नी, जो पत्नी होती है वह क्या है? पैर की जूती के समान। न सही एक दूसरी आती, यदि मान लीजिए पहली पत्नी मर गई तो दूसरी पत्नी आ सकती है। ठीक है, तो उसको पैर की जूती के समान समझा जाता था, बदला जा सकता था पत्नी को। लेकिन पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। अब जो बेटा है वह एक बार चला गया तो फिर नहीं आ सकता, तो किसान को अपनी जो बेटे की पत्नी थी उस मरने का इतना दुख नहीं हुआ, बल्कि जब उसे अपने बेटे की याद आती थी, जवान लड़का जो उसका मारा गया था, जमींदार के जो भेजे हुए लोग थे उन्होंने लाठियों से पीट करके मार दिया था, जब उसको अपने जवान लड़के की सुध मतलब याद आना, जब अपने जवान बेटे की याद आती है तो सांप लौटते फटती छाती। तो जो उसके हृदय है वह दुख से भर जाता है, मतलब इतना दुखी हो जाता है, मतलब फटने को आतुर हो, उसका दुख बाहर छलकने लगता है। किसान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। पिछले सुख की स्मृति में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक से दृश्य बन जाती। पिछले सुख की स्मृति में, जब किसान को पीछे के कभी सुख के भरे हुए दिन याद आते हैं आँखों में, तो क्या होता है? चमक आ जाती है क्षण भर के लिए, क्षण भर एक चमक है लाती। जो पुराने पीछे आए हुए सुख उसको जब किसान को याद आते हैं तो क्षण भर के लिए, कुछ समय के लिए आँखों में एक खुशी की चमक आ जाती है, लेकिन वह चमक ज़्यादा देर तक नहीं रुकती। तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, लेकिन जैसे ही उसे अपनी वर्तमान स्थिति का आभास होता है, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, जो चितवन मतलब दृष्टि, जो उसकी दृष्टि है वह तुरंत शून्य में चली जाती है, मतलब कि उसे फिर कुछ जो चमक थी उसकी आंखों में सुख की वह समाप्त हो जाती है, और कैसी? तीखी नोक सदृश बन जाती। फिर जो वर्तमान स्थिति की जब उसे आभास होता है तो वह कैसी हो जाती है? तीखी नोक से अदृश, तीखी नोक के समान, मतलब जैसे ही कोई तीखी नोक होती चुभती है तो दुख देती है, उसी दुख के समान वह वर्तमान स्थिति का आभास लगने लगता है। मतलब कि किसान फिर से गहरे दुख में डूब जाता है, चला जाता है। देखिए यहाँ पर भी सदृश आया है, यहाँ पर भी उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। जो किसान के दुख की तुलना की गई है किससे? तीखी नोक के समान। ठीक,
तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली है।